नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि सिविल सर्विसेज मेंस आर्ट एंड कल्चर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही हिस्ट्री ऑप्शनल का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और यह एक ऐसा विचारणीय और तर्कपूर्ण विषय है जिसकी प्रासंगिकता आज के समय में 100% बना हुआ है, जिसको जानना, जिसको समझना हमारे लिए अनिवार्य है। ओके? आज का जो हमारा विषय है, हम आज अशोक के धम्म पर चर्चा कर रहे हैं। ये धम्म है क्या, इन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अशोक का धम्म, ये धम्म क्या है और धम्म की आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, आज से इसको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए, जब हम मुख्य परीक्षा को लिखते हैं, चाहे वो आईएएस के लिए हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए हो, इतिहास विषय को वर्तमान से जोड़ना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। तब जाकर के वो आंसर जो है, वो आंसर काफी मजबूत रूप धारण करता है और उसके बाद ही हम अच्छे नंबर की कामना भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर के बारे में सोच भी सकते हैं। तो इतिहास को हम वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करें और वर्तमान से जोड़ करके उसको हम पढ़ें और उसको लिखें, तो निश्चित रूप से उसका आउटपुट हमें बेहतर मिलता है। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि ये अशोक का जो धम्म है, ये अशोक का धम्म है क्या। ये अशोक का जो धम्म है, ये धम्म है क्या। आप सभी ने पढ़ा होगा अशोक के धम्म के बारे में। क्या है अशोक का ये धम्म? ये धम्म, ये धम्म है क्या, पहली बात। दूसरी बात, अशोक को इस प्रकार के धम्म लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इसमें यह है, क्या आज के समय में जो अशोक के का जो धम्म है, वो आज के समय में उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, या आज से उसको प्रशासन या समाज या दर्शन से हम जोड़ करके देख सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर जब हम चर्चा कर लेते हैं और इन चारों मुद्दों पर हम जब अच्छे से लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करें, एक एक बातों पर चर्चा करें। धम्म है क्या, मैंने पहले क्या धम्म ये क्या है, धम्म को क्यों लाया गया, उसके लाने के पीछे क्या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, क्या उसके लाने के पीछे उस समय का समाज उत्तरदायी था, या अर्थव्यवस्था उत्तरदायी था, या उस समय की जो राजनीतिक संरचनाएं थी, क्या वह धम्म को लाने के लिए उत्तरदायी था। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो धम्म, देखिए, अब हम इसी बात को हम चर्चा करें। हम देखते हैं धम्म, ये धम्म एक प्राकृत शब्द है। पहले शब्दों पर ध्यान दें। प्राकृत शब्द है धम्म, यह एक प्राकृत शब्द है। ओके? संस्कृत में जिसको हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म यानी एक मार्ग, धर्म यानी एक मार्ग, एक रास्ता, एक विचारधाराएं,
जब इस तरह से आप शब्दों को तोड़ देते हैं और शब्दों को समझ लेते हैं तो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। यानी मैंने क्या कहा, धर्म प्राकृत शब्द यानी संस्कृत, धर्म यानी मार्ग, मार्ग यानी विचारधाराएं, एक ऐसी विचारधाराएं जिस पर चल करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, एक अच्छे राज्य का निर्माण करते हैं, एक अच्छे आर्थिक जीवन का निर्माण करते हैं, एक सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करते हैं, जो कि आने वाले समय के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसकी प्रासंगिकता हमारे समाज में हमेशा बना रहता है। ओके, समझ पा रहे हो? इस तरह से समझा करके आपको लिखने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। जनरली होता है क्या, ऐसा सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि रटे रटाए बातों को लिख देना, किसी बुक में पढ़े, गाइड में पढ़े, रट्टा लगा ली है, उसी को हम लिख दिए, तो वह उतना आकर्षक, प्रभावशाली, इसको इफेक्टिव आंसर राइटिंग कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए हम अपने विचारधाराओं को लिखना पड़ेगा, अपने विचारधाराओं को रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम क्यों इस बात को रख रहे हैं, क्या इस बात की इंपॉर्टेंस आज बरकरार है या नहीं है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। इन सभी बातों को जब तक हम नहीं रखेंगे, हमारा आंसर जो है कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, एक प्रभावशाली आंसर नहीं हो सकता है। ओके, तो यही मैंने एक फ्लो में बताया आपको। अब देखिए, धर्म क्या है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करें। धर्म होता है क्या? ठीक है, तो धर्म क्या है? धर्म एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ने में अवसर प्रदान करता है, वह धर्म कहलाता है। लेकिन अशोक ने जो यहां पर धर्म की बात कहा है, वह बिल्कुल एक यूनिक बातें हैं। यूनिक बातें हम इसलिए कह सकते हैं, क्यों कहते हैं वह जान लीजिए, क्योंकि इस पर अनेक सारे डिबेट हैं, बहुत सारे डिबेट हैं भैया। डिबेट क्या है, जो बहुत सारे कहते हैं बौद्ध धर्म है, अशोक ने एक नया धर्म चलाया, जबकि वास्तविकता यह है कि अशोक ने कोई नया धर्म नहीं चलाया है, यह कोई धर्म है ही नहीं। जनरली आप लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो वह कोई धर्म नहीं चलाया, उन्होंने एक विचारधारा दी है। और विचारधारा क्या है कि नैतिकता, एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, एक व्यक्ति का निर्माण जब होगा, तब वही राष्ट्र एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, एक आदर्श राष्ट्र के रूप में, एक आदर्श समाज के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वह आगे बढ़ता है। यही बात अशोक कहना चाह रहा है, जिसकी प्रासंगिकता आज है। हम एक अच्छे आदर्श राज्य की बात करते हैं, आदर्श राज्य की निर्माण की बात करते हैं, अच्छे राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। क्यों करते हैं? इन्हीं कारणों से। देखिए कहां उस समय का अशोक, ईस्वी ईसा पूर्व की बात करते हैं हम, आज की बात हम कर रहे हैं। तो यही बात अशोक कहता है, कहा अशोक ने उदारता और करुणा पर आधारित एक सामाजिक नैतिकता का प्रतिपादन किया। जब कलिंगा के युद्ध होता है, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, कहते हैं आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा, कि अशोक ने, ठीक है, समाज के नैतिकता के विकास के लिए, नैतिक उत्थान के लिए जिस विचारधाराओं को प्रतिपादन किया है वह धम्म है। देखो, अशोक के धम्म को समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए
आप अशोक के अभिलेख को पढ़िए। अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उसको आप पढ़िए। अशोक अपने जो 14 बड़े जो शिलालेख जारी किया है उसमें वह इसी बात की वर्णन किया है। अब 7वें अभिलेख को पढ़िए। अशोक 7वें अभिलेख में क्या कहता है? धर्म एक नैतिकता है, धर्म एक साधुता है, धर्म एक कल्याणकारी राज्य है, धर्म बड़ों का सम्मान है, गुरु का आदर है, परोपकार कार्य है, कल्याणकारी कार्य है, यही धर्म है। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वह अभिलेख धर्म से निश्चित रूप से प्रभावित है। वो एक नए नैतिकता और समाज के निर्माण से और उसके विचारधाराओं से ही वो प्रभावित है। राइट, समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से समझ करके उस बात को आप लिखें। इसलिए मैंने कहा क्या एक नया धर्म था? नहीं, ना एक नया धर्म था, ना एक राजनीतिक दर्शन था। ये क्या है? ये है क्या? तो ये क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? एक वे ऑफ, धर्म क्या है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका, जीने का एक तरीका। क्या है? इट वॉज ए वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट एंड वॉज द प्रैक्टिकली बेस्ड। दोनों बात है, ठीक है। अच्छे कर्म, परोपकार, दान, सच्चाई पर आधारित क्या है? धर्म है। इसलिए मैंने कहा कि क्या कहा कि इट वॉज द बेसिकली ए मोरल कोड ऑफ इंटरटेन गाइड्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मोरल लॉज। एम्फेसाइज किया अशोक ने। अशोक किसके ऊपर एम्फेसाइज किया है? लॉ ऑफ कर्म के ऊपर, लॉ ऑफ कर्म। यूनिवर्सल ब्रदरहुड किसकी बात करता है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एथिकल वैल्यू, नॉन वायलेंस, इसकी बात अशोक कर रहा है किसमें? अपने धर्म में। इसे धर्म कोई धर्म नहीं है, ना बौद्ध धर्म है, ना कोई अन्य धर्म है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसी कारण से अशोक का राज्य जो था, वह राष्ट्र जो था, वो एक राष्ट्र, अच्छे राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो ये तो बेसिक बात हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अशोक ने जो धर्म चलाया, क्या उस धर्म के पीछे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कोई विचारधाराएं थी? धर्म क्यों लाया गया? अशोक ने धम्मा का प्रतिपादन, धर्म का प्रतिपादन क्यों किया? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण अशोक को धर्म लाना पड़ा? राइट, समझ लो क्यों लाना पड़ा। देखिए, हम जानते हैं कि उस समय का सामाजिक संरचनाएं क्या था, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। उस समय की सामाजिक संरचनाएं क्या थी, यानी सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, किस प्रकार की सोसाइटी थी, और सोसाइटी उस समय क्या चाह रहा है, क्या मांग करना चाह रहा है। दूसरी बात यह हमें देखना पड़ेगा कि उस समय की सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। उस समय सोसाइटी की पॉलिटिकल यानी समाज यानी देश की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, या उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी, रिलीजियस कंडीशन क्या था। इन सारे बिंदुओं पर यदि हम एक एक करके देख लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि अशोक ने धर्म को क्यों लाया, इसके पीछे उसके लाने का उद्देश्य क्या था, क्या चाह रहा था, क्यों आज उसका कार्य आज भी महत्व रखता है और जिसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। तो इन्हीं सब
बिंदुओं पर जब हम चर्चा करते हैं, अब देखिए एक एक पृष्ठभूमि को हम देखें। यदि हम एक एक पृष्ठभूमि को यहाँ पर देखते हैं तो पहले हम देखें यहाँ कि सामाजिक आर्थिक कंडीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखें, हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि उस समय का सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन भारत का क्या था। ठीक है, हम बात करें एक एक करके। जैसे हम देखें इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, आर्थिक संरचना है या पहले आर्थिक ही देख ले, कोई बात नहीं, सामाजिक संरचना भी देख लेंगे। लाने के पीछे आर्थिक कंडीशन क्या उत्तरदायी था। हम लोग जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी इंडिया, इस समय के भारत में, इस समय खास करके गंगेटिक वैली एरिया जो है, गंगेटिक बेसिन एरिया जो था, उस क्षेत्र में आयरन टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ। आयरन टेक्नोलॉजी के विकास का कारण क्या हुआ, फर्टाइल लैंड तो था ही, यानी कि इस टेक्नोलॉजी कारण यहां पर एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। यानी कि हम देखते हैं क्या सरप्लस एग्रीकल्चर यहां पर क्या हुआ बेटा, प्रोड्यूस हुआ। तो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने के कारण लोगों में क्या हुआ, एक तो स्टेबिलिटी आई है, स्टेबल सोसाइटी बना। ठीक है, स्टेबल सोसाइटी बना, एक बात ये स्टेबिलिटी आई है। स्वाभाविक है, कृषि कार्य करने के लिए आपको एक जगह स्टे करना होगा। जब तक एक जगह रुकोगे नहीं तब तक एक अच्छी सोसाइटी या एक अच्छी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक संरचनाएं, व्यापार वाणिज्य या व्यापारिक जो नियम होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का, वह नियम फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हमें एक जगह रुकना होगा। तो ये जो आयरन टेक्नोलॉजी है लोगों में स्टेबिलिटी लाया, लोग एक जगह स्टे करना प्रारंभ किए। तो एक जगह स्टेबिलिटी होने से क्या हुआ कि एक राजनीतिक संरचना का भी निर्माण हुआ, एक स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन भी बना, और साथ ही सोसाइटी के साथ ही एक समाज में अनेक नियम आने लगे। सामाजिक नियम, समाज और धर्म हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध रखता है, काफी एक दूसरे क्लोज है, जिसको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। दोनों एक दूसरे के काफी निकट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके कारण सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा। तो सरप्लस प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, हाँ स्वाभाविक है, तो क्या होगा इससे, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो एक समाज में व्यापारिक ग्रुप यानी मर्चेंट ग्रुप जो था उसका इमरजेंस हुआ। तो हम कहते हैं कि इमरजेंस ऑफ मर्चेंट ग्रुप, इनका बोलबाला हुआ और समाज में इनको प्रतिष्ठा भी मिला। तो इस प्रकार से आर्थिक संरचनाएं, प्रतिष्ठा मिला लेकिन दबाव देने के परिणाम स्वरूप मिला, ऐसे नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने उस पुरानी जो ढांचाएं थी उस पर इन व्यापारियों ने, यानी वणिक वर्ग के हैं या वैश्य वर्ग के, उन्होंने प्रभाव डाला है। क्योंकि इस समय अनेक रूटों का विकास हुआ, लंबे दूरी के व्यापार का विकास हुआ भारत में, समझ ना, लंबे दूरी का व्यापार हुआ, जो आप लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, इस तरह से, ठीक है, और उसके भ्रोच, ताम्रलिपित, यानी कि अनेक व्यापारिक मार्गों की लंबे दूरी के व्यापार की होती है। और इसी समय क्या होता है कि जहां पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, वो हट करके यहाँ समय क्या हुआ, एक मुद्रा प्रणाली यानी करेंसी का विकास हुआ, यानी मुद्रा, क्वाइंस, इससे काम करना स्टार्ट हुआ, जो आप लोग जानते हैं
जो कहलाता है पंचमार्ग कहलाता है। ओके, तो इस तरह के समाज, इस तरह की अर्थव्यवस्था जो का जो विकास हुआ, संरचनाएं हुई, और जिसके कारण वो अर्थव्यवस्था जो है वो समाज पर प्रभाव डालता है। तो समाज में किस तरह की वैमनस्यता उत्पन्न नहीं हो। वैमनस्यता उत्पन्न कब होगा? जब आपके पास नैतिकता नहीं होगा, नैतिकता आप खो देंगे, एथिकल वैल्यू समाप्त होगा, तो क्या होगा? इस पर उसका प्रभाव होगा। ये जो परिस्थितियां थी यह बाध्य किया है। और यदि हम यहां पर तो उसी बात सामाजिक संरचना की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है, हम सामाजिक संरचना की बेटा बात करते हैं, तो सोशल कंडीशंस क्या था? हम जानते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है वर्ण सिस्टम में 4 वर्णों में पहले से विभाजित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो था ही, ये तो था ही। यहां पर वैश्य, इनको समाज में स्थान मिलना प्रारंभ हुआ क्योंकि पुरानी विचारधाराओं पर इन्होंने करारा प्रहार भी किया है। और इस समाज में किसी तरह की उठापटक नहीं हो, तो एक नई विचारधाराओं को लाने के लिए बाध्य कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं ब्राह्मण समुदाय और क्षत्रिय, आगे ये दोनों का बोलबाला चल रहा था। और जैसे आप लोग जानते हैं कि शूद्र की जो स्थिति थी, सभी के सेवा करना, इसमें अनेक प्रकार के लोग आते थे। हालांकि एक प्रकार का ये क्या था, पावर का डिवीजन भी था। इसको इस रूप में अभी आप देख सकते हैं। लोग जनरली बाइस्ड होकर के एक ही बात देखते हैं, वो गलत बात है। ये जो विभाजन किया गया था, उसके पीछे एक और उद्देश्य था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना। क्योंकि तो पावर एक व्यक्ति के हाथों में होगा, समाज या राष्ट्र या राज्य का निर्माण या विकास नहीं हो पाएगा। यहां पर इस बात की आवश्यकता थी, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगे फिर आप लोगों को किसी सेशन में स्पेशली करेंगे, तो यहां से हम लोग भटक जाएंगे। तो यहां पर समाज में खासकर हम देखते हो उत्तर वैदिक काल में, थोड़ा पृष्ठभूमि को देख लें, लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ हमारी सोसाइटी में? अनेक नियमों का प्रतिपादन ब्राह्मण समुदाय के लिए हुआ, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुपरमेसी चल रहा था। तो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी होने के कारण क्या होता है कि वो अनेक नियम होने लगे, जिसके कारण के दूसरे क्लास के जो लोग थे वह उससे परेशान होने लगे। एनिमल सैक्रिफाइस अनिवार्य था, यज्ञ अनिवार्य था, इस तरह से होने लगा। समाज में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होने लगी। व्यवसाय का एक तरफ विकास हो रहा था, लंबे रूट के व्यापारियों का विकास हो रहा था, और इस तरह की सामाजिक संरचनाएं जो थी वह समाज में कटुता पैदा भी करने जा रहा था। ये सब बात अशोक देख रहा था, वो अच्छे से देखा है, क्योंकि अशोक का जीवन जो है वह अनेक रूपों में प्रभावित हुआ है। कि अशोक देखा, उसके ग्रैंडफादर जो थे जो जैन बने, फिर उसके पिता जो थे आजीवक थे, यहाँ देखा हो, फिर उन्होंने देखा अन्य समुदाय भी भारत पे काम कर रहा है। अब देखिए आगे हम देखिए जो धार्मिक परिस्थितियां, हम देखिए धार्मिक पृष्ठ देखें, उसके बाद हम राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी आप लोगों को बताएंगे। अब इस समय का क्या धार्मिक परिस्थितियां थी जिसके कारण अशोक को धम्म की नीति लाना पड़ा। यहां पर हम धर्म देखते हैं कि 2 प्रकार से, एक ओल्ड यानी कि वैदिक रिलीजन्स, वैदिक धर्म की बात करें यानी वैदिक कल्चर की हम बात करें, और दूसरा न्यू विचारधारा है, न्यू थिंकिंग। न्यू थिंकिंग का ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन ऑफ द न्यू थिंकिंग, नई विचारधारा। जब
नए विचारधारा जन्मे थे तो अनेक, लेकिन मुख्य दो थे। मुख्य दो कौन थे? एक थे बुद्धिज्म और एक हुए जैनिज्म। समझ रहे हो ना बात? हालांकि 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, जो आप हो सकता है आप लोग सुने होंगे, ठीक है, अजीत केस कामलीन, संजय बेटले पुत्र, अनेक थे। लेकिन उस 62 संप्रदायों में जो मुख्य हम बात करते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक न्यू थिंकिंग ओरिजिन होता है, नई विचारधाराओं को जन्म होता है, और एक पुराने विचारधारा जो भारत में चली आ रही थी। तो इस समय इन दोनों विचारधाराओं में क्या हो गया था? क्या हो रहा था? टकराहट। इसको ये अपने आप को महसूस कर रहे थे, पुराने विचारधारा हमें ठेस पहुंच रही है, क्योंकि ये नई विचारधारा बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, ये दो विचारधारा जो है वो समाज में कुछ नई बात लाना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि, और आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, मैं पढ़ाया भी हूं ऑफिशियल में भी, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर आप देखते हैं कि समाज में अनेक रिचुअल्स जो लाया गया, जो काफी एक्सपेंसिव था, जिसको नॉर्मल इंसान, कॉमन पीपल जो थे, एफर्ट नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो ना? उनके लिए संभव नहीं था, काफी एक्सपेंसिव था वह। जैसे कि एक तरफ जहां कृषि का विकास हो रहा था, दूसरी तरफ एनिमल सेक्रीफाइस कंपलसरी किया गया, जो काफी एक्सपेंसिव है। यज्ञ अनिवार्य किया गया, जो काफी एक्सपेंसिव है। जहां अब समाज के लोग चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास के लोग आगे बढ़ते हुए अग्रसर हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी में ब्राह्मणिकल सुपरमेशी कहता था कि वहां पर कि हमें यज्ञ करना, एनिमल सेक्रीफाइस करना अनिवार्य। ठीक है, इस तरह की विचारधारा हो रही है। दूसरी बात, न्यू थिंकिंग में आया। जो ये न्यू थिंकिंग जो है वो उपनिषदास से भी प्रभावित था। उपनिषद, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें ज्ञान की बात की गई है, यह फिलोसफिकल टेक्स्ट है, जैसा हम लोग जानते हैं, दार्शनिक विचारधारा है जिसमें ज्ञान की बात की गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं, मैं बताया भी था कि उपनिषद में ही पहली बार यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से किया गया। राइट? यज्ञ को बेकार बताया गया, कहा कि जिस प्रकार से टूटे हुए नाव को लेकर हम नदी में जाते हैं तो डूब के मर जाते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ है। यज्ञ जीवन को बीच में डुबो देता है। तो यहां पर उपनिषद में ज्ञान की बात हो रही है। तो जब लोगों ने उपनिषद को पढ़ा है, और महात्मा बुद्ध भी उपनिषद से काफी प्रभावित है, तो लोगों में एक नई विचारधारा आई। हो गया, ये विचारधारा था। तो दोनों में क्या था? टकराहट हो रही थी। तो अशोक ने सोचा क्यों नहीं एक नई विचारधारा को हम ला दें, जिसमें सामंजस्य स्थापित हो, इसमें टकराहट नहीं हो, क्या हो, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो, दोनों एक साथ रहे, दोनों समाज, दोनों समुदाय, या जो भी सभी है समाज में एक साथ रहे, जैसा हम समाज बनाना चाहते हैं, जो होना चाहिए। देखो, इससे देखो कि कैसे नहीं अशोक की प्रासंगिकता है। और अशोक अपने विचारों को किस प्रकार से बनाए रखा, उसको मजबूती प्रदान किया। इसीलिए इस प्रकार की जो धार्मिक परिस्थितियां उस समय चल रहा था, उनको एक साथ लाने के लिए, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, यानी एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाने के लिए उन्होंने जो नीति चलाया वह कहलाया धम्म। इसलिए अशोक का यह धम्म है। समझ गया? यह अशोक का धम्म है, जो कि निश्चित रूप से अपने आप एक महत्वपूर्ण रखता है।
और हम आगे देखते हैं किस प्रकार से राजनीतिक पृष्ठभूमि काम किया है इसके पीछे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे काम किया, तो उस समय का जो भारत है, मगध, देखो हम देखते हैं कि 6 सेंचुरीज बीसी की बात करते हैं, यानी कि प्री मौर्य की बात करते हैं। तो प्री मौर्य में पहले हम देखें, यहां पर प्री मौर्य में क्या था, महाजनपदास, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था। महाजनपदास, किस प्रकार से आपने देखा कि जनपद, जनपदास से महाजनपद की ओर हम लोग आए थे, एक छोटे राज से बड़े राज के हो आए थे, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, किस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ था। तो राज्य का जो निर्माण हुआ, क्षेत्र का जो विकास हुआ, तो स्वाभाविक है विचारधाराओं का भी विकास होगा। और मौर्य काल में आकर के मगध, हालांकि मगध का उदय होता है और मौर्य काल में मगध एक मजबूत केंद्र होता है। हालांकि मजबूत केंद्र तो पहले बन चुका था, इसकी स्थापना हर्यक डायनेस्टी के शासकों ने किया, और पाटलिपुत्रा मगध पूरे भारतवर्ष के राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बना। और यही महाजनपद और एक में समाहित हो गया, वो कहलाया था द मगध एम्पायर, द मगध एम्पायर कहलाया। ओके, यानी उसका डायनेस्टी बना द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य राजवंश। तो इस प्रकार की विचारधाराएं आई थी, राज्य का निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ, धीरे क्षेत्र का विकास हुआ। पश्चिमोत्तर भारत, कंधार, हेरात, आपने सुना होगा, वहां तक भारतवर्ष का विकास हुआ। नीचे कर्नाटका हम देखते हैं, अशोक अभिलेख में चेर चोल पांड्य का भी उल्लेख है, हालांकि वो अशोक राज्य के अंतर्गत नहीं था, हालांकि उल्लेख है, उसके साथ मैत्री संबंध है भारत का। फिर हम पूर्वी भारत की तरफ कामरूप देखते हैं, सौराष्ट्र पश्चिमी भारत देखते हैं, तो एक बहुत राष्ट्र का निर्माण हो चुका था। तो राष्ट्र के निर्माण होने से और उनमें एक विचारधारा लाने का उस समय सख्त आवश्यकता हो गई, जिसके कारण अशोक को एक नए विचारों को जन्म देना पड़ा, जिससे लोगों के एथिकल वैल्यू बने रहे, नैतिकता बने रहे और राष्ट्र एकजुट रहे, एकजुट रहे। अशोक ने यहीं पर एकजुटता के लिए उन्होंने कहा कि हम सैनिकों की सहायता नहीं ले सकते, तो विद्रोह भी हो सकता है, लेकिन अशोक ने धम्म में कहा भी है, साधुता, कल्याणकारी राज, नॉन वायलेंस की बात करता है, अहिंसा की बात किया है। अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि अशोक ने अपनी सेनाओं को बाइंड अप कर दिया, बाइंड अप नहीं किया, अशोक ने सेना को बंद नहीं किया है, अहिंसा की नीति जरूर अपनाया है, लेकिन अशोक ने अपनी सेना को बंद नहीं किया, बाइंड अप नहीं किया, सेना को भंग नहीं किया है, सेना बना हुआ है, लेकिन वह कल्याणकारी राज की बात करता है, वो कहता है हिंसा छोड़ने की बात करता है, और कहा कि उसी भाईचारे के बल पर हम राष्ट्र को एकजुट रह सकते हैं। इससे क्या होगा, कल्याणकारी कार्य वालों में भय नहीं होगा, इसे एक नई विचारधाराओं का जन्म होगा जो उन्होंने दिया, जो आज के समय में उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसकी प्रासंगिकता जो है अनेक रूपों में बना हुआ है। जब हम देखते हैं क्या अशोक की प्रासंगिकता जो है आज के समय में उसका इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं अब कैसे, हम देखते हैं रिलेवेंस कैसे उसका धम, तो धम कैसे रिलेवेंस है भैया। हम देखते हैं यहाँ पर अशोक कहता है कि अपने धम को लागू करने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अशोक धम महामात्र की बात करता है। धम महामात्रा नामक ने अधिकारियों को नियुक्त किया, राजूकों को नियुक्त किया, जिसका काम क्या था, धम का प्रचार, घूम घूम करके नगरों में
जा जा करके लोगों को बताना कि नैतिकता क्या है, धर्म क्या है, यानी कि ड्यूटीज की बात करता है, लोक सेवक के कर्तव्य जो आज भी हमारे लिए अनिवार्य हैं। देखो आज यही अशोक बात करता है, सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस की बात करता है, आज है कि नहीं, आज इसकी प्रासंगिकता है। अशोक एक्चुअल में शैव मत को मानने वाला, ही वाज शैविज्म, नो डाउट, शैव मत को मानने वाला है। बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, खास करके आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। लेकिन इसका मतलब नहीं था अशोक अन्य धर्म को मानने से इनकार किया, अन्य धर्म को संरक्षण या प्रश्रय देना बंद कर दिया है। वो सभी धर्मों के प्रति एक विचारधारा ही रखता है जो आज के लिए प्रासंगिक है। आज हमारा भारत बस धर्मनिरपेक्ष भारत है, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं कि नहीं, सभी धर्मों के प्रति हमारी भाईचारा की भावना है। तो वही बात अशोक के जो कहा था, यही बात आज भी प्रासंगिक है, सेकुलरिज्म एंड द टॉलरेंस। हम कहते हैं आज देखिए विदेश नीति और फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, अशोक ने भी तो यही कहा है, फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी की बात अशोक किया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में अपने दूतों को भेजा है, अपने पुत्र, अपने पुत्री और अपने अदर ऑफिशियल मेंबर्स को उन्होंने विदेश भेजा है धर्म के प्रचार के लिए, कूटनीति के लिए। अशोक के शिलालेख में, आप अशोक के 13वें शिलालेख को पढ़ करके देखें तो उसमें अशोक ने किस प्रकार से, और दूसरे शिलालेख में भी अशोक किस प्रकार से उसके समय के समकालीन समानांतर जो यूनानी शासक है और अन्य शासक के प्रति उनका किस प्रकार से मैत्री का संबंध बना है, जो आज के लिए प्रासंगिक है। हम देखते हैं प्रशासन में मानवीय गुणों का समावेश है, प्रशासन में मानवीय गुणों का समावेश। देखें अशोक की धम्म को देखिए आप, अशोक क्या कहता है, साधुता, मानवता की बात करता है। अशोक कहता है कि आगे चाहे वो नौकर हो, अपने मास्टर को, अपने नौकर के प्रति अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, मानवता का लक्षण होना चाहिए। यहां तक कि कैदियों के बारे में लिखा है, यदि कोई प्रिजनर्स है तो ऑफिशियल मेंबर को उन्होंने आदेश दिया है कि उनके प्रति आप मानवता का रुख रखें। अशोक के आप 14 जो बड़े शिलालेख में उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार अशोक ने अपनी मैनिफेस्टो के माध्यम से वो बात कहा है। जी हाँ, और पर्यावरण, लोकतंत्र, न्याय यानी एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस की बात है। यही धम्म का सार है जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, यही धम्म का एक सार है जो आज के लिए रिलेवेंट है, जिसको आज हम जोड़ के देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अशोक अपने समय से बहुत आगे चल रहा था, जिसकी प्रासंगिकता आज भी हमारे 21वीं सदी में बना हुआ है। तो जब आप लोग मेरे दोस्त समझ रहे हो ना, जब आप लोग इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार से आपको जोड़ करके बता करके लिखना पड़ेगा क्यों लाया गया और क्यों अशोक की धम्म जो है आज हमारे प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण है, मानवीय रूप से महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और एक IAS अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लोक सेवक के प्रति कर्तव्य को भी दिखाता है। और आप लोग भी जो बैठे हुए हैं सभी लोक सेवक ही बनने तो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान से, आज के पृष्ठभूमि से, आज से इस टॉपिक को जोड़ करके लिख करके आप लोग देखें, लिखने का प्रयास कीजिए, लिखिए जरूर, इसे एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग हो, लिखिए और हमें बताइए, मैं इसको सुधार कर दूंगा, देखूंगा। ओके, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।